चरण में है। एक अपील आप लोगों से इस मंच के माध्यम से करना चाहता हूं और वचन भी लेना चाहता हूं। सिंधवाली क्रांतिकारियों की धरती रही है। साल में 2 कार्यक्रम निश्चित रूप से होगा, थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन 2 कार्यक्रम हमेशा हमेशा के लिए तय कर दी गई है। एक है जगदेव माननीय जगदेव बाबू की शहादत दिवस और रामसागर बाबा का पुण्यतिथि। अब मेरा समय है आज के विशिष्ट अतिथि माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी। दिल थाम के बैठेंगे आप लोग। हमारे विशिष्ट अतिथि है, वे आपको शेयर करेंगे रामसागर बाबू का निजी जीवन से और आज का जो विषय है निजीकरण क्यों, कैसे और अगर संघ इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखती है वो विचार रखेंगे माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी। आज सिंधवाली ग्राम के हाई स्कूल के प्रांगण में महान योद्धा क्रांतिकारी अर्जत संघ के वरिष्ठ साथी रामसागर बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सिंधवाली ग्राम के ग्रामवासियों, दूर दूर से आए हुए हमारे मानववादी विचार के साथियों, साथी विषय शानदार का है। भरसक हम इसको शानदार का विषय न समझें, लेकिन समय समझा देने के लिए तत्पर है और आप तब समझेंगे जैसे कि बीज उगते हैं सदा सड़ जाने के बाद, अब खुली हमारी आंखें सब बिगड़ जाने के बाद। जब आप लुटा कुटा जाएंगे और पूर्व के स्थिति में जब आ जाएंगे और कमर में झाड़ू और गर्दन में हाड़ी जब लगेंगे, उस समय आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इतिहास साक्षी है। आज भी आप देखते हैं कि दुनिया के नक्शा पर किम जोंग एक बहुत छोटा सा, बिहार से भी छोटा जनसंख्या, छोटा देश, बिहार राज्य से भी छोटा देश है। वहां किम जोंग का हुकूमत है। किम जोंग किस परिस्थिति में वहां के नागरिकों को किस तरह से जुबान बंद करके उनके सारे सुख सुविधा को लूट करके और वो इस तरह से शासन व्यवस्था को अपने हाथ में किए हुए है। आज भी वहां की जनता करा रही है, भूखमरी के शिकार है। वहां की जनता हर क्षेत्र में, वहां प्रोस्टिट्यूशन विश्व के एक काफी घृणित स्टेज में वहां की मां बहने को रखा गया है और वहां के प्रशासन गुलाम बन करके, उनके सारे मिलिट्री पदाधिकारी गुलाम बन के एकमात्र एक किम जोंग का गुलाम बना हुआ है। करोड़ों आदमी जुबान खोलने के लिए भी तत्पर नहीं है। सिर्फ वही स्थिति आपके देश में आने वाली है। साथियों, आप हिटलर का नाम जानते हैं। हिटलर का संसद चल रहा था और हिटलर का संसद में सारे संसद उपस्थित थे। उसी समय हिटलर एक जिंदा मुर्गा को लेकर के और उसका टांग दोनों हाथों में लेकर के संसद पहुंचा और मुर्गा के टांग को ऊपर किए हुए है, उसका एक एक पंख नोच लिया और मुर्गा ग्राह करके बेहोश हो गया। तो सारे पंख उसको संपूर्ण संसद के समक्ष कमान दिए गए। एक भी सांसद हिटलर के विरुद्ध में नहीं जुबान खोल सका, ये नहीं कह सका कि चिड़िया को आप
निर्दयता पूर्वक क्यों इस तरह से पंथ कमा गए हैं? क्योंकि वो मुख्य दर्शक के रूप में संसद देख रहे थे और हिटलर जब सभी मुर्गा का पंख कमा लिया उसके बाद अपने पैर के नीचे मुर्गा को रख दिया और एक मुट्ठी दाना लेकर के उस मुर्गे के समक्ष डाल दिया। मुर्गा दाना खा करके फिर हिटलर उस संसद से निकला और मुर्गा दाना के लालच में फिर हिटलर के पीछे दौड़ने लगा। तो फिर संसद में प्रवेश करके कहा कि मुर्गा से तुम्हारी दूसरी कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह से आज हम इस देश का जो दशा देख रहे हैं, आज देश का जो रफ्तार देख रहे हैं कि देश किस दिशा में जा रही है, उस दिशा को सोचना होगा, समझना होगा। और मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि यहाँ का 90% बैकवर्ड मुर्गा से ज्यादा कोई हैसियत नहीं है। अगर जिंदा होता तो एग्जाम्पल के तौर पर 10% सवाल जो संविधान विरोधी नियम है, संविधान में सवर्णों का आरक्षण 1% भी नहीं है। संविधान में सवर्णों को कोई आरक्षण नहीं है। संविधान विरोधी आरक्षण यहाँ के 8 लोग ले लिए क्योंकि वो जिंदा कौन था, उसमें करंट थी, उसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता थी। संविधान विरोधी नियम संसद से वो अपना अधिकार लूट लिया, आपके अधिकार से वो अपना अधिकार ले लिया और आप मुख्य दर्शक 330 संसद भंगे उसमें बैठ करके ये भी नहीं जुगाड़ खोले कि संसद में जो हो रहा है संविधान विरोधी नियम लागू किया जा रहा है। फिर जिंदा संसद में वही 10% है, बाकी संसद में 330 दलित पिछड़े सब मुर्दे लोग हैं। इसलिए ये प्रमाण डायरेक्ट प्रमाण है आपके साथ। आप ही के क्षेत्र के लोग रामविलास पासवान जैसे नालायक आदमी को संसद बनाया और वो जाकर के कहता क्या है, क्या रामविलास पासवान तो हम तो अपना आप तो सवर्ण को 10% आरक्षण दे रहे हैं, हम तो भोजपा के मैनिफेस्टो में सवर्णों को 15% आरक्षण दे दिए और ये सिंधुवारी के लोग ही अपना संसद रामविलास पासवान को चूर के भेजा करते थे। ऐसे आप भी तो दोषी हैं, यहाँ के लोग भी, वैशाली के लोग भी दोषी हैं कि जो रामविलास पासवान जैसे अचोक आदमी को संसद में प्रतिनिधित्व के लिए भेजा। साथियों, इस दिन वो दिन दूर नहीं है, रोज एक दिन आपका करीब आ रहा है मंजिल छूने में। आप तुरंत मंजिल छूने के लिए तैयार है, तुरंत मंजिल पर पहुंचिएगा और आपके संसद सब हीरे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि कोई जागरूक इंसान कभी मुर्दा को संसद नहीं बनाएगा। इसका मतलब है कि संसद मुर्दा अगर है तो बनाने वाले जिंदा कभी भूल नहीं सकते। साथियों, बहुत सी बात है। मोहन भागवत मुजफ्फरपुर में आया था, 1 सप्ताह उसका कार्यक्रम चला। 1 सप्ताह कार्यक्रम में एक दिन भी उसके कार्यक्रम में माइक का इस्तेमाल नहीं किया। और क्या गुफ्तगू किया कि संपूर्ण 8 लोग जाते थे, उससे मिलते थे, उससे लेसन ले लेते थे, वो अपना प्रतिज्ञा कर लेते थे और वो चुपचाप 1 सप्ताह का कार्यक्रम चलाया और कोई बैकवर्ड का एक भी आदमी से वो नहीं मिला और उसका कार्यक्रम सफल हुआ और 7वां दिन मुजफ्फरपुर से चला गया। और यहाँ कोई भी बिहार के मुजफ्फरपुर के कोई पिछड़ा वर्ग के नेता को बेचैनी हुआ कि कितना सेक्रेसी मेंटेन करके वो हमारे एजेंट में जो योजना बनाया है इस पर हमको क्या कान खड़ा करना चाहिए, हमको जनमत में इस बात को रखना चाहिए। आम समाज में किसी को कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि मुर्दा का समाज है, बैकवर्ड संपूर्ण मुर्दा का जमात है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आजादी के 70 वर्ष गुजर गए, संविधान का गलत होता जा रहा है और आज तक ये कोई आंदोलन खड़ा करने के लिए आंदोलित होने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि हमको इस स्टेज में ला करके रख दिया है, जब
ही बड़ा हथियार है, जिस हथियार को हम गधा के तरफ ढो रहे हैं, वो जाति प्रथा। जाति प्रथा रहेगी, जाति व्यवस्था रहेगी, ब्राह्मणवाद चलता रहेगा। ब्राह्मण का कोई बाल बाका नहीं करेगा जब तक हम जाति, कोई कुम्हार, गुआर, कानू, करवार, चमार, दुसार में बटे रहेंगे। ब्राह्मण हमेशा शीर्ष पर रहेगा और बाद बाकी सारे उसके पैर के जूता बन करके उसको ढोते रहेंगे। ये स्थिति है जाति प्रथा के वजह से। आज हमारे देश में जातीय आधार पर पार्टी बनी हुई है। ये पार्टी नहीं है, ये दुकानदारी है। सारे दुकानदारी कलेजे पर हाथ रख करके आप सारे देशवासी ईमानदारी से बोले कि टिकट बिकती है कि नहीं। 2 करोड़ 3 करोड़ में टिकट बिक रही है, ये दुकानदारी नहीं तो और क्या है। टिकट बेचने की चीज है। जो टिकट खरीद करके जाएगा, 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया लगा के MP, सांसद, विधायक बनेगा, वो काहे आपका समाज का हित करेगा, काहे समाज का, वो तो पूंजी अपना 10 करोड़ 5 करोड़ खर्च किया है तो 20 करोड़ कमाने के लिए खर्च किया है। देश का, समाज का हित करने के लिए नहीं संसद में, विधानसभा में गया है। और ऐसी स्थिति में साधारण आप बुद्ध का बात लेते हैं। बुद्ध के संबंध में हिटलर से पूछा तो हिटलर, बुद्ध को हिटलर अपशब्द कहा है कि वो तो महा खत्म आदमी है, महा दुष्ट आदमी है बुद्ध, कि ये ईश्वर को नहीं स्वीकारा और इंसान को भेद में डाल करके इंसान को रख दिया। हिटलर भी बुद्ध का विरोध किया था। जो ब्राह्मण का पक्ष धारण, पक्षपात किया और ब्राह्मण जो चाहा, हिटलर वैसा ही करना चाहता था। आज भी आपके देश में जो व्यवस्था चल रही है उसमें जाति सबसे बड़ा खतरा है। जब तक जाति में हम बटे रहेंगे और मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी इसी आधार पर आपको नीचे गिरा कर रखेगा, आप पर हुकूमत करेगा, चाहे वो सेज का कोई कार्यक्रम हो या ये आरक्षण संबंधी कोई नियम हो, उसमें हम आप कुछ नहीं करेंगे, जाति रहेगी तब। ऐसी व्यवस्था अगर आज आप चाहें भारत का सत्ता आपके हाथ में होना चाहिए तो 6 आदमी का कर्तव्य बनता है। 6 आदमी एक प्लेटफॉर्म पर आज आ जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार आज गिर जाए। लेकिन 6 आदमी एक जगह क्यों नहीं होते हैं कि ब्राह्मण से बहुत ज्यादा बेईमान पिछड़ा वर्ग होता है। पिछड़ी जाति के लोग बहुत स्वार्थी, बेईमान, अवसरवादी होते हैं। यही सब कारण है कि जातीय आधार पर लालू अलग है, नीतीश अलग है, मायावती अलग है, मुलायम अलग है, रामविलास अलग है, उपेंद्र कुशवाहा अलग है, उदित राज अलग है। ये सब बेईमान लोग हैं, ये ईमानदार लोग नहीं है। अगर ये ईमानदारी होते तो जैसे डॉक्टर मोहिया बराबर कहा करते थे कि समाज बदलाएंगे, सभी लोग कहते थे, कर्पूरी जी सभी लोग कहे हैं, जगदेव बाबू समाजवाद आएगा, समाजवाद लाएंगे। और समाजवाद हमारे नेता लोग 50-60 वर्ष से समाजवाद ला रहे हैं, समाजवाद आ नहीं रहा है। इसका मतलब है कि कोई समाजवाद लाना नहीं चाहता है दिल से समाजवाद। इसी तरह से ये हमारे बैकवर्ड के जितने नेता हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो, चाहे और अन्य राज्य में हो, ये सभी के सभी बेईमान हैं। सभी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, एक पार्टी बना ले, एक संगठन में आ जाएं, स्वार्थ छोड़ दें तो आज नरेंद्र मोदी आसमान में चला जाएगा और मोहन भागवत पहाड़ में चला जाएगा। इस धरती पर वो लोग नहीं रहेंगे। लेकिन ये लोग अपने तो जाएंगे से जाएंगे, अपने समाज को ले डूबेंगे। और डॉक्टर अम्बेडकर या जगदेव बाबू या परियार, इन सभी लोगों के विचारों को ये गर्द में डाल करके जाएंगे। और बहुत से साथी हमारे कहते हैं धर्म की जरूरत कहाँ है? धर्म तो इंसान को बांध करके रखा है, धर्म इंसान में भेद पैदा किया है। धर्म की जरूरत नहीं है, इंसान को सिर्फ विज्ञान की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। धर्म तो मानव में भेद पैदा किया है, मानव में दूरी पैदा किया है, मानव में दुश्मनी किया है, मानव को भड़काने का काम धर्म किया है। हमारे बेहतर गायक
कि धर्म बनौलक आदमी के कि आदमी धर्म बनौले बा। तुम्हें बताओ ये भाई धर्म में कौन भूत लौड़े बा। ऐसी व्यवस्था को आपको सोचना चाहिए। धर्म कोई चीज है नहीं, धर्म एक मान्यता है, एक सामाजिक एक खौफ का, सामाजिक एक बंधन का एक शिगुफा है। आदमी को और यदि आदमी बन के रहना, धर्म की जरूरत ही कहा है। जिसको मार्क्स ने कहा है कि धर्म कोई चीज होता नहीं, अफीम है, नशा है, इससे कोई इंसान का हित नहीं होता है। धर्म के नाम पर आज ये भाजपा धर्म के आड़ में हिंदू मुस्लिम करके जो सत्ता संभाले हुए है, सत्ता में बहुमत लिए हुए है और संपूर्ण बैकवर्ड हिंदू बन करके अपना एक्सप्लॉइट करा रहे हैं, शोषण करा रहे हैं, अपना दुश्मन को ताकत दे रखे हैं। जिसका नतीजा है कि अपने ही ताकत से अपने गुलाम बनने जा रहे हैं। इसको समझना होगा। बुद्ध का धर्म नहीं है, धर्म है। धर्म को कोई धर्म समझता है तो मैं कहूंगा कि उनके सोचने की कमजोरी है। धर्म का अर्थ होता है संघर्ष, धर्म का अर्थ होता है जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने ट्रांसलेट किया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, जिसका हिंदी में है शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। इसमें धर्म कहाँ आया कि आप धर्म, बुद्ध ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म नहीं स्वीकारा, बौद्ध धर्म स्वीकारा है। धर्म में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म टोटल ठगैती है, टोटल खुरबात है, मानव में भेद पैदा, दुश्मनी पैदा करने के लिए धर्म का इजाद किया गया है। अब इसके लिए हम सब दोषी होंगे। आने वाले पीढ़ी को, आने वाले भविष्य को हम ऐसा डार्क का देश बना के जाएंगे कि दुनिया में इस तरह का अंधेरा, इस तरह का मतलब कि खौफ का देश एक भी नहीं है। आपसे 2 वर्ष बाद चीन आजाद हुआ और दुनिया का सुपर पावर बन गया और इस देश का क्या दशा है। चीन के फसला में भी आपके देश का विकास नहीं हुआ। वहाँ इंसान नहीं है, वहाँ प्रजनन नहीं हो रहा है, वहाँ उत्पादन नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ कम्युनिस्ट देश है। आपको मैं इतिहास की तरफ कुछ ले जाना चाहता हूं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें शिक्षक लोग हैं, विद्यार्थी लोग हैं, वो लोग समझें। और ये भारतवर्ष में जो इतिहास भारतवर्ष का है, गुप्त काल, यह हम लोगों का काल था। यहाँ के मूलवासी, यहाँ अर्जकों का, यहाँ के पिछड़ों का गुप्त काल शासन व्यवस्था, गुप्त काल का पिछड़ों का हुकूमत था। पिछड़ों का समय वही स्वर्ण युग था। गुप्त काल को क्या वोट से हराया गया, इलेक्शन से हराया गया, ईवीएम से या बैलेट पेपर से हराया गया। गुप्त काल को तहस बृहस्पति का हत्या करने के बाद क्या वोट से हत्या किया गया था। बृहस्पति का राजा का हत्या किया, उसमें का वोट से, बैलेट से किया था, ईवीएम से किया था, नहीं तलवार से किया था। गुप्त काल को तलवार के बल पर एक एक बौद्धिस्ट को कत्ल किया गया। तब ब्राह्मण राज का उदय, राजपूत काल का उदय हुआ। राजपूत काल को पास कौन किया कि गजनी, गोरी, अकबर, बाबर, ये सब कौन से आया? ईवीएम चला के, वोट गिरा करके, मतदान करा करके, प्रचार करके, हैंडल बांट करके नहीं। तलवार के बल पर गजनी, गोरी, अकबर, ये सब यहाँ के राजपूत काल को कत्ल किया और मुगल काल का स्थापना किया। फिर मुगल काल का तहस, मुगल काल का समाप्ति, पूर्णावती अंग्रेज क्या किया? बैलेट से, वोट से नहीं, 14,000 बंदूकधारी ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश फौज 14,000 बहादुर शाह जफर थे, 80,000 भाला और तलवार वाले सेना को 14,000 अंग्रेज का बंदूकधारी ईस्ट इंडिया कंपनी के फौज को धूल चटा दिया। उसके बाद बहादुर शाह जफर कैद हो गए और वो रंगून भेज दिए गए। और इस पर बहादुर शाह जफर एक शेर लिखे कि 2 गज जमीन मिली जफर को दफन के लिए, और रंगून में उनको दफना दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत का हुकूमत
उसी के हाथ में चला गया, अंग्रेज के अधीन आप हो गए, वोट गिरा करके। फिर अंग्रेज यहां से गए तो गांधी के भगवा फूल आंदोलन से नहीं गया। इस देश के सपूत वीर बहादुरों के आंदोलन से, भगत सिंह जैसे, खुदीराम बोस जैसे बहादुरों के संकल्प से गया, जिसका मैं लिटरेचर पढ़ा हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा चर्चिल से, चर्चिल वहां गरम करके हाथ में सत्ता दे करके नहीं आओ, वहां के ठंडे गांधी के दल को सत्ता हस्तांतरित करके आओ, नहीं तो पूरे दुनिया में तुम्हारा हुकूमत है, सारे लोग हथियार उठा के बगावत करेंगे तो तुम कहा जाओगे। इसलिए वहां के गरम दल को सत्ता मत देना, शांतिपूर्ण अस्तित्व का जो नारा दिए हुए है उसी के हाथ में सत्ता हस्तांतरित करके गांधी के हाथ में दे आओ, सत्ता चले आओ। नहीं तो समुद्र में एक कतरा नींबू के रस के बराबर तुम अंग्रेज हो। ऐसी व्यवस्था रूजवेल्ट का, अमेरिका के राष्ट्रपति, और ऐसे डर से उठा भगत सिंह जैसे बहादुर, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस जैसे वीर बाबुआ, बिस्मिल, ऐसे लोगों का आप अच्छी तरह से जानिए। दुनिया में इतिहास का निर्माण कुछ परसेंट लोग ही गए हैं और व्यापक समूह कुछ करता नहीं है। ये चलता फिरता लाश है। ये व्यापक लोग आज तक इतिहास है। रूसी क्रांति का, चाइनीज क्रांति का, भारत में जो तथाकथित बदलाव हुआ उसमें भी मैक्सिमम भारत के लोग नहीं आंदोलन में सहभागिता दिए थे। साथियों, अब आपके अंदर यहाँ जो निजीकरण है, अरे निजीकरण तो डायरेक्ट आपको चोट कर रहा, डायरेक्ट आप गुलाम बन रहे हैं, आपकी गुलामी आपको डाल दी गई है। आप 100% आरक्षण ले लो, अब एक भी सरकार के अधीन में बहाली नहीं हो, न्यायालय निजीकरण हो जाए, शिक्षा विभाग निजीकरण हो जाए, एक तो मास्टर की बहाली नहीं हो गए। जौन शिक्षा का मालिक होगा वही अपन मास्टर 5,000-6,000 के महीना पर बहाल करेगा। इसी तरह से रेलवे को, बैंक को, सारे महकमा चलाया जाएगा निजी। और रेलवे की बात, रेलवे में करीब 18-20 लाख एम्प्लॉई है। 18-20 लाख आदमी, कितना बड़ा जनसंख्या है। और इतना बड़ा तादाद जब चला जाएगा, इतना बड़ा तादाद जब निजीकरण में चला जाएगा तो 10,000-5,000 से फाजिल नहीं होगा और सवर्णे ही होंगे। सारे सवर्ण का जो रात दिन इधर नौजवान दौड़ा रहे हैं उनकी बहाली होगी। जब बैकवर्ड यहाँ के अभी कोई भी कूर्मिक का एक बॉस चलने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ के बैकवर्ड एक बॉस नहीं चला सकता है, वो ट्रक नहीं चला सकता है, तो रेल चला पाएगा, हवाई जहाज चलाएगा। एक साधारण एक मुर्गी फार्म खोलने में बैकवर्डों का होश खराब होने लगता है। वो टाटा बिरला जैसा बड़ा बड़ा प्लांट चलाने की स्थिति में नहीं होगी। इसका मतलब है कि सारे के सारे आप भी देख लें, आपके समस्त भारत के पूंजीपतियों का लिस्ट है। क्या यहाँ टाटा बिरला, मुफर्रा, जेके, थापर, बजाज, स्टील, सारा भाई महिंद्रा, पालकी वाला, झुझुर वाला, शमरिया और धीरू भाई अंबानी का कोई कुमार है कि कानून करवा है कि चमार अनुसार है। इससे भी क्या नहीं खुलता। इसमें तो एक गुना बने नहीं है। भारत में एक टाटा के पास जो दौलत है, भारत वर्ष के संपूर्ण दलित पिछड़ा और कोई कुरुए चमार अनुसार के संपूर्ण संपत्ति एक जगह करोगे तो भी एक टाटा के अवतार के तुम सभी नहीं हो पाओगे। क्योंकि पढ़ना होगा, जानना होगा। तो भाई बाबा जी के गोबर को देवता बना देता है, तो यहाँ का बैकवर्ड का उसी को बुझाता है देवता। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जगदेव प्रसाद कहे कि नहीं, गोबर को हमारा गोबर के कहा गोबर नहीं करे, गोबर होगा। पंडित जी कहे देवता है तो पंडित जी के बाद संत मान लेगा, लेकिन
क्योंकि अभी तक तो वो सब समझाने का गार्डियन वही बना था। बाबा साहब अम्बेडकर जैसा वीर भूल 2500 वर्ष के बाद भारत में पैदा हुआ, नहीं तो इसके पहले दरवाजा बंद था। वो अंग्रेज आकर के दरवाजा बैकवर्ड का खोला है, दलितों का खोला है। अंग्रेज नहीं आता तो आज तक दलित पिछड़ों के लिए सूर्योदय नहीं होता। आज भी अंधकार में यहाँ का संपूर्ण बैकवर्ड पिछड़ा रहता। आज भी ब्राह्मणों का गीता चलाने के लिए गोबर को चाट करके खिया करके शुद्ध कराइए दिया, गाय के मल मूत्र खिया करके गाय के गोबर खिया के शुद्ध करा दिया, और वो अपने गोबर खिया करके शुद्ध करा देता है। यहाँ का बैकवर्ड ब्राह्मण का भी गोबर खा के शुद्ध हो लेने के लिए तैयार हो जाते। ऐसी अवस्था में रख दिया। इसलिए मैं चाहूंगा आप संपूर्ण साथियों का कि ये पथरी और करने का एक रूप का व्यवहार में उतरिए। अगर पार्लियामेंट लेना है तो ब्राह्मणों को घर से भगाइए। जब तक घर से ब्राह्मणों को नहीं भगाइएगा तो पार्लियामेंट से भगा दीजिएगा। ये सपना देख रहे हैं। बाबा जी तुम्हारे घर का पुरोहित बना हुआ है, अब पार्लियामेंट में IAS IPS बाबा जी को भगाना चाहते हो, पहले घर में से बाबा जी को बेदखल करो। इसलिए घर से पुरोहित बात को समाप्त करो। कोई भी बात ब्राह्मण को बुरा कर मत करो। ब्राह्मण कभी तुम्हारा कल्याण नहीं चाहा है, ब्राह्मण कभी तुम्हारा सुचिंतक नहीं हो सकता है। ऐसी व्यवस्था को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। वो ब्राह्मणों को दान देना बंद करो, मतदान देना बंद करो, अनुदान देना बंद करो, तब ब्राह्मण राज पार्लियामेंट से खत्म होगा। नहीं तो तुम्हारा वोट और हुकूमत उसका चलेगा और तुम निजीकरण में। आज भी मैं आज से 6 दिन पहले धनबाद में गया था। धनबाद में सुपर से मैं पूछा कि कितना महीना तुमको मिलता है, तो भाई महीना तो हमको मिलता है 5,000 के। अरे पहले कितना था? तो 24,000 30,000, तो 5,000 पर आ गया। तो हाँ काहे तो सरकारी अपना ये ठीका पड़े। अब बताओ उसको 2-4 को बाल बच्चा होगा तो सुपर जो रेलवे स्टेशन पर जो झाड़ू दे रहा है उसका क्या से। यही तो अम्बेडकर थे, कर्पूरी ठाकुर थे, जगदेव बाबू। इसी क्षेत्र के ऐसे ऐसे लोगों के छोटे छोटे स्रोत से बड़ी नदी बनती है, नदी से सागर बनते हैं। ऐसे ऐसे स्थिति में ऐसे लोग हर गांव में ऐसे महापुरुष पैदा हो तब नतीजा देश का कुछ होगा। या इस क्षेत्र के लिए जगदेव बाबू थे, राम सागर बाबू। इस क्षेत्र में यहाँ के इस क्षेत्र गांव इस पंचायत के लिए कार्ल मार्क्स थे, राम सागर बाबू। साथियों और इनके मतलब कि इनका जो इस क्षेत्र में जो कम भूमि हुआ, इस क्षेत्र में जो इनका त्याग हुआ, इनका जो तपस्या हुआ, इन्होंने जो इस क्षेत्र को दिया, ज्ञान से भरपूर किया। इस क्षेत्र का जो विकास इनके वजह से हुआ कि कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मैं यही शब्दों के साथ मैं राम सागर बाबू जैसे महामानव के ऐसे क्रांतिकारियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जय राजा, जय बोध, जय अम्बेडकर, जय जयदेव, जय नरेश यादव, जय रामचंद्र वर्मा और अपनी वाणी को बयान करते हुए आप ग्रामवासियों का और आप तमाम क्रांतिकारी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ये हम लोगों के लिए प्रशिक्षण शिविर है और आपका अनुभव हम लोगों की काफी जरूरत है। हाँ, और जितने भी हमारे आगंतुक महोदय